लालची मटर पराठे वाली। सुधा और विमल बहुत ही खुश दंपति थे। दोनों की एक बेटी भी थी, करिश्मा, जिसकी परवरिश के लिए दोनों जी जान से काम किया करते थे। जहां सुधा लोगों के घरों पर झाड़ू पोछा किया करती थी, तो वहीं विमल अपनी एक छोटी सी पराठे की दुकान चलाता और 30 रुपए प्लेट के हिसाब से पराठे और सब्जी बेचा करता। सुधा रोज काम पर जाने से पहले सब्जी बनाकर चली जाया करती और विमल गरम पराठे बनाकर सेकता और लोगों को खिलाता। एक दिन सुधा चिंता करते हुए विमल से कहती है, जी करिश्मा बड़ी हो गई है और अब उसका कॉलेज में भी एडमिशन कराना है और अब उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और हम दोनों की आमदनी से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब किया भी क्या जा सकता है, तुम्हारी तनख्वाह तो घर के किराए में चली जाती है और मैं जो कमा कर लाता हूँ उससे घर का राशन ही आ पाता है और जो कुछ पैसे बचते हैं उसमें हम अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा जी? मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह किसी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम पकड़ लीजिए, क्योंकि पराठे तो कोई कभी खाने आता है तो कभी नहीं भी आता है। ऐसी बात मत करो, मैं जो भी काम करता हूँ खुद का करता हूँ। मुझे किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं वही करूँगा जो मेरा मन होगा। विमल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और सुधा बुरा मुंह बनाकर अपना काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब विमल के पराठे कोई नहीं खाया करता था। एक दिन वो सुधा से कहने लगा, सुधा, कोई मेरे पराठे नहीं खरीद रहा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। और वो क्या जी? अब कौन सी तरकीब लाए हैं आप काम करने की? मेरी रेहड़ी के सामने एक अंडे पराठे वाला दुकान चलाता है और उसके पराठे बहुत बिकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अरे राम राम राम, आप ठीक तो हैं? आप जानते हैं ना कि हम पंडित हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं। अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अंडे के पराठे बेचे? राम राम राम। अरे ओ भाग्यवान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम भी किसी सब्जी के पराठे बेचें, जैसे आलू प्याज या मटर। लोग हमारी दुकान के पराठे खरीदने भी आएंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। कुछ दिन के लिए तुम अपना काम छोड़ दो और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। अगर हम दोनों का काम चल पड़ा तो तुम्हें भी किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल और सुधा इस सोच में डूब जाते हैं कि अब वो किस चीज के पराठे बेचे, जिसके बाद दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वो मटर के पराठे बेचेंगे। लेकिन अब सुधा विमल के आगे एक शर्त रख देती है, ठीक है जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपका काम नहीं चला तो आप भी मेरी तरह किसी के घर काम पकड़ लेंगे, ताकि कम से कम उस काम से घर में लगी बंधी पगार तो आएगी। विमल मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बहुत सारे मटर मार्केट से खरीद लाते और दोनों मिलकर मटर के पराठे बेचते हैं। एक दिन तो कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और ये सब देख सुधा लालच में आ जाती है। अरे वाह, आपने तो सही कहा था, अपने काम के अपने ही मजे हैं। जब मर्जी जाओ और जब मर्जी बंद कर दो और मालिक की कोई चिक चिक भी नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे पराठे इतने अच्छे बिक रहे हैं तो क्यों ना हम सस्ता तेल इस्तेमाल करें, ताकि इससे कुछ और पैसे बच जाएंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? ग्राहक भगवान होता है। अब हम भगवान की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? जी भूलिए मत, ये काम हम दोनों का है, इसलिए मैं भी फैसला ले सकती हूँ और हम ये काम अब करिश्मा के कॉलेज के बाहर लगा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लंच के समय पराठे खरीद सकते हैं और हमारा काम अच्छा चलेगा। करिश्मा की छुट्टी पर मैं उसे लेकर घर चली जाया करूँगी और करिश्मा को साफ बोल देंगे कि वो हमारे मटर के पराठे ना खाए, ताकि उसकी सेहत को कुछ ना हो। और आखिर हम ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं ना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब सुधा और विमल करिश्मा के कॉलेज के बाहर पराठे की दुकान लगाते हैं। उनकी दुकान पर कई मासूम लड़के लड़कियां पराठे लेने आया करते हैं और जब करिश्मा पराठे लेने आती है तो सुधा उसे पराठे देने से मना कर देती है और उसे वहाँ से भेज दिया करती है। एक दिन करिश्मा की दोस्त रानी उसे कॉलेज में कहती है, क्या बात है करिश्मा, सब तेरी मम्मी पापा के हाथ के पराठे खाते हैं, बस एक तू ही नहीं खाती। तुझे पता है ना कि वो मटर के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यार मैं कैसे खाऊं?
मेरे मम्मी पापा मुझे खाने ही नहीं देते। शायद उनको लगता है कि अगर मैंने एक पराठा खाया तो मैं उनकी दुकान के सारे पराठे को खा जाऊंगी, इसलिए वो मुझे नहीं देते। कोई बात नहीं, लंच टाइम में मैं पराठे लेकर आ जाया करूंगी और हम दोनों बैठकर खा लेंगे। किसी को क्या ही पता चलेगा कि तू पराठे खा रही है। वाह, अब मैं भी अपनी मम्मी पापा के हाथ के पराठे खा पाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो रानी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुधा के अंदर लालच बहुत ज्यादा आ जाता है। वो सस्ती और सड़ी मटर लाकर उनसे पराठे बनाती है और तेल भी बहुत ही खराब इस्तेमाल करती है और राशन में मिलने वाले आटे से ही पराठे को तैयार किया करती है। वो पराठे के साथ जो सब्जी बेचती है वो भी कई दिनों की बासी हुआ करती है और वही रानी और करिश्मा रोज लंच के समय खाया करते हैं। सारे बच्चे लंच में सुधा और विमल के ही पराठे खाया करते थे। एक दिन रानी की माँ सुमति सुधा और विमल के पास चिल्लाते हुए आती है और कहती है, आखिर क्या खिला रहे हो आप दोनों मेरी बेटी को? जब से यहाँ के पराठे खाने लगी है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और आज जब कॉलेज से आई तो चक्कर खाकर गिर गई और तभी से उल्टियाँ भी कर रही है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी है, तुम जानो क्या खाती है। बेकार में हमारा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारा चलता हुआ काम देखकर जलन हो रहा है। अब जाओ यहाँ से। सुधा, ये तुम उनसे कैसी बातें कर रही हो? एक बार उनकी बात तो सुन लो कि हुआ क्या है। अजी क्या सुनना, आप देख नहीं रहे हो कि वो हमारे खाने पर इल्जाम लगा रही है कि हमारे पराठे खाकर ही इसकी बेटी बीमार हो गई है। ये जलती है हमसे और कुछ नहीं। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पा रही हो? एक माँ की ममता नहीं देख सकती तुम? भगवान करे जो मेरे बच्चे पर बीत रही है वही तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। हाँ, जाओ, जब होगा ना तो देख लूंगी। आई बड़ी मुझ पर चिल्लाने वाली। सुमति ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर कहीं न कहीं सुधा के दिल को ठेस पहुँचती है। आज के दिन वो करिश्मा के साथ छुट्टी में घर नहीं गई थी। घर जाकर वो देखती है तो करिश्मा को भी बहुत उल्टी हो रही थी और वो बेहोश पड़ी थी। करिश्मा पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन शायद दोनों पति पत्नी काम में इतने मशरूफ थे कि उसके चलते उन्होंने कभी करिश्मा पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस बेटी के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उसको बीमार देखकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी और फिर कहती है, अजी देखिए ना क्या हो गया है हमारी करिश्मा को, ये उठ क्यों नहीं रही है? तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख नहीं रही हो? ये वही लक्षण है जो कि सुमति जी अपनी बेटी के बता कर गई थी। और ये मत भूलो कि रानी उसकी कॉलेज की दोस्त है। जरूर दोनों साथ में पराठे खाते होंगे और इसका ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है, बस तुम्हारी। अब विमल करिश्मा को गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जाता है और सुधा और विमल अपनी सारी जमा पूंजी मिलाकर उसका इलाज करवाते हैं। जिसके बाद करिश्मा होश में आ जाती है और सबको बताती है कि वो रानी के साथ छुप छुप कर पराठे खाया करती थी। और फिर सुधा उसके सामने रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, लेकिन मैं भूल गई कि अगर मैं किसी और के बच्चे के साथ बुरा करूंगी तो मेरे बच्चे के साथ अच्छा कैसे हो सकता है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। जो भी बनाऊंगी वो दिल से बनाऊंगी। शुक्र है तुम्हें अक्ल आ गई और तुमने लालच छोड़ दिया। अभी भी देर नहीं हुई है। हमने जो भी पैसे कमाए हैं करिश्मा के इलाज के लिए हम फिर से कमा सकते हैं और इस बार हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो लालच करना छोड़ देती है। जिसके बाद वो बहुत अच्छे मटर का इस्तेमाल करती है और अच्छा तेल भी लाती है और शाम को जो भी खाना बचता है उसके खराब होने से पहले ही उसे गरीबों में बांट दिया करती है। इस तरह से वो अपने लालच को पूरी तरह से मिटा देती है। गर्भवती बहू का रक्षा बंधन। एक गांव में कोमल अपने भाई विनीत के साथ रहती थी। उन लोगों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद विनीत ने ही अपनी बहन की परवरिश की और वो चाहता था कि अब उसकी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए। एक दिन की बात है,
कोमल नदी से पानी भरकर घर आ रही थी। तभी अचानक उसे कुछ लड़के मिल जाते हैं और वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। तभी वहाँ विनीत आ गया और उसने उन लड़कों से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो उनकी खूब पिटाई करता है। इसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद कोमल ने अपने भाई से कहा, भाई आपने उन लोगों को क्यों मारा? क्योंकि वो तेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। अरे आखिर तू मेरे जिगर का टुकड़ा है तो ध्यान क्यों नहीं रखूंगा। अब बस तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। और ये कहकर विनीत वहाँ से चला गया। एक दिन की बात है, कोमल के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। वो लोग शहर से थे। विनीत अपनी बहन की शादी उन लोगों के लड़के के साथ कर देता है। विदाई के समय कोमल बहुत ज्यादा रोती है, पर विनीत ने उसे आश्वासन दिया कि वो उससे मिलने ससुराल आता रहेगा। वहीं ससुराल में आने के बाद कोमल बहुत खुश थी कि यहाँ उसे माता पिता का प्यार मिलेगा, जो उसे बचपन में नहीं मिल पाया। पहले दिन तो कोमल का ससुराल में बहुत अच्छा जाता है। दूसरे दिन कोमल रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सास सुरेखा आ जाती है और वो कोमल से कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है खाने में? माँ जी, आप लोग बता दीजिए, वही बना दूंगी। अभी तो मैंने खीर बना दी है। अरे इतनी देर से बस तूने खीर ही बनाई है? मैंने तो सोचा था खाना बन गया होगा। पर मुझे पता नहीं था ना कि क्या बनेगा। आप बता दीजिए, मैं जल्दी से बना दूंगी। ठीक है, जल्दी से कटहल, दाल, चावल और रोटी बना दे। 1 घंटे में बन जाना चाहिए। ये सुनकर कोमल हाँ में जवाब देती है और काम करने लगती है। काम करते करते वो कई बार जल जाती है, क्योंकि वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। खाना बन जाने के बाद उसने अपनी सास से कहा, खाना बन गया है, आप खा लीजिए आकर। हाँ हाँ, खा लेंगे। अच्छा ये तो बता, तेरे भाई के पास कितने पैसे हैं? मेरे भाई के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, और जितने पैसे थे उन्होंने मेरी शादी में लगा दिए। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे बस ऐसे ही। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाते समय सभी ने कोमल के खाने की बड़ी तारीफ। अरे वाह भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, खाना तो बहुत अच्छा बना है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कोमल को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो आराम से अपना जीवन गुजार रही थी, और एक दिन की बात है, कोमल प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस वजह से ससुराल वाले काफी खुश होते हैं। वहीं उसकी खूब धूमधाम से गोद भराई की जाती है, जिसमें उसका भाई विनीत भी आता है। अपने भाई को देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। भैया, आप आ गए। मैंने सोचा आप आएंगे ही नहीं, इतने दिनों से नहीं आए ना। अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से नहीं आ पाया। क्या हो गया आपकी तबीयत को? आपने बताया क्यों नहीं? मैं ही आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तेरे ससुराल में कोई भी अनबन हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे भाई हैं। आपकी वजह से मेरी ससुराल में क्यों अनबन होगी? बहन, तू समझती नहीं है, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर हो जाता है। तू मेरी चिंता मत कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बात करते हैं और फिर धूमधाम से कोमल की गोद भराई होती है। गोद भराई हो जाने के बाद विनीत वापस गांव लौट जाता है, जिस वजह से कोमल काफी दुखी थी। इस पर उसके पति रमेश ने कहा, अरे तुम दुखी क्यों हो रही हो? वो आता जाता रहेगा, और वैसे भी अगर वो नहीं आ पाया तो मैं तुम्हें गांव ले जाया करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ हाँ, अभी तक तुम्हें किसी बात के लिए मैंने मना किया है? ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, कोमल काम कर रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है
और वो गिर जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसके घर वालों से कहा, मैंने इन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। पर अब आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और अब इनका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो सकता है। इस वजह से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर कोमल की सास बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मैंने कितनी बार कहा है आराम से काम किया कर, पर मानती ही नहीं है। अब ऑपरेशन के लिए कहाँ से आएंगे पैसे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही दूंगा। आखिर वो मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितने पैसे वाला है। इसके बाद वो लोग घर लौट आते हैं। घर आने पर कोमल को आराम करने के लिए कहा जाता है, और अब कोमल की नंद रीमा घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन की बात है, कोमल अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर उसकी सास आई और उसने कहा, सुन बहू, अब तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसलिए अपने भाई से कहना कि कुछ पैसे भिजवा दे, जिससे तेरा ऑपरेशन आसानी से हो जाए। पर माँ जी, मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने आपको बताया तो था। मुझे कुछ नहीं पता। अगर उसने पैसे नहीं भेजे तो इस बार रक्षाबंधन पर घर नहीं जा पाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरा पहला रक्षाबंधन है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। यदि तेरा भाई पैसे नहीं भेजेगा तो मैं तुझे घर भेजने वाली नहीं हूँ, तू यही रहेगी। ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वही समय गुजरने के साथ रक्षाबंधन वाला दिन भी आ जाता है। रीमा ने अपने भाई रमेश को राखी बांधी। ये देखकर कोमल बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसे भी अपने भाई विनीत की याद आ रही थी, पर वो क्या करती। तभी उसके पति रमेश ने उससे कहा, अरे कोमल, तुम अपने घर नहीं जा रही हो क्या? तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी उसकी सास ने कहा, क्या करेगी घर जाकर? अगर घर जाएगी तो कोई और नई मुसीबत लाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। पर माँ, आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। अगर ये चली जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तू तो मुंह बंद ही रख। तेरी वजह से ही इतनी चढ़ी हुई है ना ये। ना ही किसी की बात मानती है और ना ही कुछ। मैंने इससे कहा था कि अपने भाई से पैसे मांग ले, पर इसने मना कर दिया। ये आप क्या कह रही हैं? भला विनीत कहाँ से पैसे देगा? आपको उसकी आर्थिक स्थिति पता नहीं है क्या? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अब तू भी अपनी पत्नी के ही गुणगान कर। और ये कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और कोमल भी वहाँ से अंदर चली जाती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। कोमल बहुत ज्यादा दुखी थी। उसने सोचा था कि वो अपने भाई को राखी बांधने मायके जाएगी, पर उसकी सास ने उसे जाने नहीं दिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके भाई ने उसे आवाज दी, अरे कोमल, राखी नहीं बांधोगी मुझे? आवाज सुनकर वो जैसे ही पीछे देखती है, वहाँ पर उसका भाई खड़ा हुआ था। अपने भाई विनीत को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और उससे कहती है, अरे भाई, आप यहाँ पर कैसे? मुझे तेरा पति लाया है और उसने मुझे सब कुछ बताया, और मैं भी नहीं चाहता था कि तू इस हालत में वहाँ पर आ, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। ये सुनकर वो अपने पति की तरफ देखती है और उनसे कहती है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने ये सब किया। अरे पगली, तू मेरी पत्नी है। भले ही तू मायके नहीं जा सकती थी, तो क्या हुआ? तेरा भाई तो आ ही सकता था। ये सुनकर कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो अपने भाई को राखी बांध देती है। जब सुरेखा ने ये देखा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुई, पर रमेश ने उससे कहा, माँ, यदि आपकी बेटी के साथ भी उसके ससुराल वाले ऐसा ही करें तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? उनकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह आपको भी किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सुरेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ जी। इसके बाद विनीत और उसके ससुराल वाले काफी खुश होते हैं और फिर विनीत अपने गांव वापस लौट जाता है।
वहीं अब कोमल भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने अपने भाई को राखी बांधी और कुछ ही दिनों बाद वो एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है, जिससे उसका सारा परिवार बहुत खुश होता है।